रिलैक्स। सभी पूरा फोकस रहे थर्ड आई पर। आगे चक्र, भ्रुकुटी का मध्य, सेंटर ऑफ आईब्रोज, सेंटर ऑफ डिवाइन इंसाइट, सेंटर ऑफ इंट्यूशन,
पूरा फोकस रहें दोनों ही आंखों के मध्य में, भ्रुकुटी का मध्य, बीज मंत्रास का 6वें नंबर का मंत्र है ओम लम वम रम यम हम, देन कम्स ओम। ये वो सेंटर है जो कैच करता है अंतर्मन की आवाजों, डिवाइन इंसाइट विद इन। यहीं पर ही फोकस रहें। बाबा ने हमें दानी, महादानी और वरदानी इसका मास्टर बनाया है। मास्टर दानी, मास्टर महादानी, मास्टर वरदानी। महादानी का अर्थ होता है कि हम मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों से दान कर सकते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान का दान, और कर्मों के द्वारा होता है गुणों का दान। मनसा महादानी का अर्थ होता है कि हम अपने लाइट और माइट के स्वरूप में विश्व के ग्लोब पर अपने ऊपर अनुभव करें परमात्मा शिव बाबा की अनंत शक्तियों के सागर के सानिध्य में, और उनसे किरणें लेकर शांति की, शक्ति की, प्रेम की, सुख की, आनंद की, पवित्रता की या ज्ञान की। बस विजुलाइज करना है कि ज्ञान के सागर से ज्ञान की किरणें मुझ में, प्रकृति के मध्य में समाती हुई, मुझ में एब्जॉर्व करती हुई, और मुझे आत्मा से ज्ञान की किरणें, मास्टर ज्ञान सूर्य से ज्ञान की किरणें चारों तरफ विश्व की आत्माओं को प्रवाहित कर सकते हैं आप। जहां भी वातावरण दूषित हो, जहां भी वातावरण में भारीपन हो, जहां भी लोग आपको सहयोग नहीं दे पाते हैं, आपके बीच में बहुत मनमुटाव होता है, रहता है, अगर आप इस कॉन्शियसनेस में आ जाएं, मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से, जैसे सूर्य की किरणें सारे कीचड़ों को नष्ट करती है, आप मास्टर ज्ञान सूर्य किसी की भी कमियों कमजोरियों को आप इससे इस सुमान में रहकर मिटा सकते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अब कर्मणा द्वारा मैं गुणमूर्त हूं। गुणों के सागर से
जिस भी गुण का आप आह्वान करोगे, बस वो गुण आपके आह्वान करते ही आपके अंदर विद्यमान होने लगता है। अपने कर्मों के द्वारा सुख का, शांति का, सहयोग का, सहानुभूति का, जिस भी गुण का आप चाहें, मैं गुणमूर्त आत्मा हूं, इसका इस कॉन्शियसनेस में रहकर गुणों के सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी से लेकर वी कैन डाइवर्ट, वाइब्रेट उस गुण को अपने कर्मों के द्वारा दान कर सकते हैं। यस, नाउ स्लोली, धीमे से आंखें खोलें। यस, ध्यान से सुनना। आज का सेशन जो मैं लेने जा रहा हूं, बस अभी बैठे बैठे मुझे संकल्प आया है कि मैं क्या आपको आज सिखा सकता हूं। मुझे सबसे पहले बताइए कि ईएफटी की, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की या टैपिंग की कोई लिमिटेशन भी है क्या, कि कहाँ हम टैपिंग को यूज नहीं कर सकते हैं? एनीबडी प्लीज टेल मी वेयर ईएफटी कैन नॉट बी यूज्ड, व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर ईएफटी? क्या मर्यादाएं हैं ईएफटी की, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की? एनीबडी? यस प्लीज बताइए मुझे, कहाँ ईएफटी को हम यूज नहीं कर सकते हैं? वैसे मैंने बताया कि ईएफटी वेयर नथिंग वर्क्स, ईएफटी वर्क्स। ईएफटी कैन वर्क फॉर एनी इशू, एनी एस्पेक्ट। यस, याद आ रहा है किसी को? 3 बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा आज आपको, 3 थिंग्स वेयर वी कैन नॉट यूज ईएफटी। आ रहा है किसी को? सबसे पहले हम चलेंगे। ओम शांति सर। हाँ, ओम शांति। यस सर, किसी का बुरा करने के लिए, किसी के लिए गलत करने के लिए यूज नहीं कर सकते। नहीं, वो तो खैर कोई भी जो भी ये हम सीखते हैं ना अल्टरनेट थेरेपीज, वो हाँ कभी भी कोई जी, भी नेगेटिव के लिए काम नहीं करते। इट वर्क्स फॉर नेगेटिविटी। वो हाँ चाहे जी, एनी एनी डैम थिंग, वो चाहे रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, हाँ जी, या फिर और कोई टेक्निक्स है, मेडिटेशन, वी कैन नॉट यूज, इट विल नॉट जी, वर्क। इट ओनली वर्क्स फॉर द गुड। हाँ जिसका जी। नियम है वो, राइट? यस, बताइए मुझे, ईएफटी कहाँ नहीं काम कर सकती है या करती है? 3 बातें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा आज। मैं एक्चुअली आपको है ना नहीं कराने वाला था ये सब, लेकिन है ना मेरे को आज ख्याल आया कि आपको एक बात पहले मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस की, कि मैं है ना अभी तपस्या का महीना चल रहा है, जनवरी, और सेंटर पे मैं करीबन 3 सप्ताह पहले गया था। सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे पहुंचा, आधा घंटा योग किया, फिर मुरली चली, फिर 8 से 10 बजे तक योग किया। उसके बाद मैं और एक सेंटर पे गया बड़ी बहन को मिलने के लिए। वहां से मेरा केस था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस, पार्किंसन डिजीज का। पार्किंसन डिजीज का मैंने करीबन पौने 2 घंटे उनके साथ बिताए। पार्किंसन डिजीज पता है ना वो क्या होता है? पार्किंसन डिजीज वायु का रोग है। ये क्या होता है उसमें, बताइए मुझे। यस, हाथ पांव हिलते हैं, पूरा बॉडी हिलता है ना? व्यक्ति बहुत अस्थिर होता है बॉडी से, राइट? तो मैं उस दिन घर पे सुबह 6 बजे निकल के मैं घर पे करीबन करीबन 2:30 बजे घर पहुंचा हूँ। मेरी इतनी तपस्या उस दिन की पूरी पानी में मिल गई। 2 घंटा लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद कमरा बंद करके, वो कुछ कर नहीं पा रही थी वो बहन जी। उनके बेटे को बैठा के सारा मैंने खुद उनके बॉडी पे ईएफटी किया, उनसे करवाया। और मैंने कहा कि मैं फिर अगले संडे आऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि
वो तह तक मैं नहीं पहुंच पाया हूँ। काफी सारे इश्यूज एस्पेक्ट्स आए सामने, लेकिन मुझे लग रहा था कि तह तक जाना होगा तो ये हमेशा के लिए पार्किंसन खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हमारे शाम को ग्रुप चलता है और मैं आपको ग्रुप में भी ईएफटी कराऊंगा, कलेक्टिव ईएफटी, तो बहुत फायदा मिलेगा। भाई पता नहीं उनके मन में क्या आया है, उन्होंने मुझे सीधा सीधा डिनाई कर दिया कि हमारी मम्मी आपसे कोई इलाज नहीं करवाना चाहती हैं और जो भी है हमारा वो हम खुद देख लेंगे। उसके बाद ध्यान से सुनना, ये उसके बाद वो बहन जी कभी कभी आती हैं सेंटर पे, उनके मिनिस्टर भी आते हैं, मुझे देखकर नजरें चुराते हैं वो लोग। दे डोंट से एनीथिंग एनी विशेस टू मी, ऑन द कॉन्ट्ररी दे डिनाई मी इन सच ए वे कि मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। विजयलक्ष्मी, समझ में आ रही बात आपको? दे इग्नोर मी, दे निग्लेक्ट मी। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। मैं तो बहुत शुभेच्छा से गया था, चार्ज तुम करते नहीं है। उन्होंने मुझे चार्ज भी दिया था 2000 रुपये। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, आपको अगर निकाला ही है तो आप बाबा के भंडारे में डाल दो। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस मनी। राइट, इसका अर्थ क्या होता है बताइए मुझे, व्हाट इज इट मीन, क्या सिग्निफाई करता है ये? एनीबॉडी? गीता जी आप बैठी हैं सामने, विजय लक्ष्मी, क्या सिग्निफाई करता है ये? सर कुछ नेगेटिव प्रीवियस कर्मा होगा। वेरी राइट यू आर। हम किसी की मदद नहीं कर सकते, जब उनका समय आता है ना तब कोई ना कोई भगवान माध्यम बनाकर उनको वो सप्लाई करता है जो जिनका उनका समय आ चुका है। अभी उस समय नहीं आया होगा, राइट? तो वहां से मैंने आज विचार किया कि मैं आपको बताऊंगा कि जब तक हम कोर इश्यूज तक नहीं जाते हैं, हम ईएफटी से उस बीमारी को तह से उखाड़ नहीं सकते। कोई बीमारी ईएफटी के लिए डिफिकल्ट नहीं है, चाहे वो मल्टीपल सेलरोसिस हो। पता है कि मल्टीपल सेलरोसिस क्या होता है? पता है आपको एमएस क्या होता है? एमएस, मल्टीपल सेलरोसिस, इतनी खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका। फाइब्रोमिल्जिया, अनरिलेंटिंग पेन इन द बॉडी, इसका भी कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। ऐसा 10 फाइब्रोमिल्जिया का, हर पल मौत है उनके लिए, न रात को चैन है, दिन को सुकून है। लेकिन ईएफटी से फाइब्रोमिल्जिया भी ठीक किया जा सकता है अगर हम कोर इश्यू तक जाते हैं तो, राइट? आई एम कमिंग बैक टू यू। थैंक यू गीता जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि अगर किसी का समय नहीं आया है तो दे कैनॉट रिसीव। हम दाता तैयार है देने के लिए, लेकिन समय जब आता है तो ही उनको रिसीव कर सकते हैं उन्हें, राइट? तो सर ये अभी यस सर प्लीज। हम शांति सर ये भी कह सकते हैं जिसकी जब हम खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते तो ऊपर वाला भी फिर जो है वो मदद नहीं देता। हमें खुद तैयार होना चाहिए पहले कि हम खुद अपनी मदद करने के लिए रेडी हों। नहीं नहीं, देखो वो मदद करने के लिए तैयार था। उनके मिस्टर ने मुझे बोला कि आप हमारे घर पे आओ, वो टाइम मांग रहे थे। मैं उस समय जा रहा विजयवाड़ा, तो मैंने कहा कि मैं विजयवाड़ा जा रहा हूँ और मुझे लंबा समय बैठना पड़ेगा, हो सकता है मल्टीपल सेटिंग्स करनी पड़े आपके साथ में, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेशन है उनके इसमें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उस केसेस में। पूरा बॉडी कंपन होता है, पूरा बॉडी, एंटायर बॉडी गेट्स इनटू इम्बैलेंस। जब वो मैंने घर में जो ट्रीटमेंट दिया तो पूरा ऐसे 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 कर रही थी, बिल्कुल टोटली शी वाज अनस्टेबल टोटली। तो कैसे ट्रीटमेंट कराया है मैंने उनके बेटे ने मिलके, वो तो मैं ही जानता हूँ, ऊपर वाला जानता है। पर ये बात सही है कि समय नहीं आया है, राइट? मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं उस बात का, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है। आई हैव डन माय बेस्ट विद माय प्योर इंटेंशंस। अभी रिटर्न क्या आता है वो तो मेरे खाते में लिखा हुआ है, मुझे आना ही है रिटर्न उसका। अच्छा का रिटर्न तो कायनात बंधी हुई है मेरे साथ में, लेकिन उन्होंने जो इस वक्त मेरे साथ किया है वो बिल्कुल कतई सही नहीं है। मुझे ऑफ कोर्स इस बात को इग्नोर करना होगा, क्योंकि आई एम ओनली मेड फॉर द गुड ऑफ अदर्स। यस, तो नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन कम्स, कौन से
ऐसी हालातें हैं जहां पर EFT काम नहीं करती है। हालांकि EFT के बारे में कहा गया है इट वर्क्स वेयर नथिंग एल्स वर्क्स। दूसरी बात EFT के बारे में बताई गई है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो भी जो है काम करती है ये। अगर आपको बिलीफ नहीं है ना, हम क्या बोलते हैं, आस्क बिलीव एंड रिसीव। लेकिन अगर EFT के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो भी EFT काम करती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस EFT। यस, किसको याद आ रहा है कौन सी 3 बातें मैं बताऊंगा आपको? सबसे पहले मैं आपको हिंट दे रहा हूं, शरीर की कौन सी बीमारी में EFT काम नहीं करती है? कमान, हिंट दे दी है मैंने बताया अभी कि हर बीमारी के लिए EFT काम कर सकती है। Where nothing works, maybe cancer, type 2 डायबिटीज, rheumatoid arthritis, या फिर इवन मल्टीपल सेलरोसिस, फाइब्रोमिल्जिया, पार्किंसंस। यस, शरीर का कौन सा ऐसा रोग है, कौन सा ऐसा दर्द है जो EFT से आप दूर नहीं कर सकते? मैंने और हिंट दे दी है, अब बताइए। यस प्लीज। नेगेटिविटी पे असर नहीं करती। नहीं करता है। करेगी। वेरी ट्रू, यू आर। नेगेटिव असर तो करेगी। नेगेटिव मतलब ऑल नेगेटिव इमोशंस उस पर काम। यस, फ्रैक्चर पे प्रणय दलवी जी कह रहे हैं फ्रैक्चर पर असर नहीं करेगा। वेरी राइट, यू आर क्लोज टू द आंसर, बहुत करीब आ चुके हैं। और आगे जाओ सर, और आपका आगे जाओ। ऑपरेशन पे भी काम किया ना? हाँ, आपके ऑपरेशन पे भी काम किया तो? हाँ, EFT तो खैर मैं तो बहुत ही बोल्ड था ना, आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव। तो वो तो काम करनी है। आप लोगों की जो शुभेच्छाएं थी, जो प्योर फीलिंग्स थी, इंटेंशन थी, इट हैज वर्कड वंडरफुल फॉर मी। मैं 1.5 महीने के अंतराल में बाहर निकल के घर से फैक्ट्री जाना चालू किया, और 2 महीने के पहले मैंने वहां जाके पहले पूना में बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया। मेरे को आदमी फैक्ट्री का ले जाके स्टेशन पे गाड़ी के अंदर छोड़ के आया है। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। मैं लकड़ी लेके गया हूँ वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आई कुड परफॉर्म इजिली। मैं इसलिए गया था कि अगर मैं गया ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, and that confidence will help me also in the future to improve so fast. Yes, अभी किसने सही बताया है? देखिए, कोई भी शारीरिक दर्द जो प्योरली फिजिकल है, जैसे आपका फ्रैक्चर हुआ है, राइट, लेकिन फ्रैक्चर पर भी काम करता है। फ्रैक्चर के दर्द में काम करेगा ये, नो डाउट, लेकिन टेम्पररी थोड़ा आप करोगे। तो मेरा बहुत, जब एक्सीडेंट हुआ था, जो मेरा घुटना खराब हुआ ना करीबन 8 साल पहले, तो मैंने उस समय भी EFT किया था। आई मेट ए वेरी फटल एक्सीडेंट। 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी, मैं सैनिक स्कूल से प्रोग्राम करके आ रहा था रात को, वहाँ नींद नहीं हुई। जंगल में सैनिक के 700 बच्चे थे सैनिक स्कूल के, तो वहां पर रात को कुत्ते बहुत सारे थे, प्लस ठंड थी, प्रॉपर बेडिंग्स नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप। सुबह मैंने क्लास कराया, फिर नदी पे नहाने के बच्चों के साथ में, फिर पास से फिर 2 क्लास कराया। फिर मैं जब वापस आने लगा वहां से 100 किलोमीटर दूरी पे, तो मेरे को रास्ते में नींद आ गई। 5 किलोमीटर गाड़ी 100 की स्पीड में चली है और मैं पूरी तरह सोया हुआ था। लेकिन नसीब इतना मेरा अच्छा था, इतने अच्छे कर्म है मेरे, कि मैं जब मेरी आंख खुली तो मैं सर्विस रूट पे था। मुझे पता था कि सामने गाड़ी है, टेम्पो से गाड़ी ठोकर मारेगी ये। और फिर यहाँ पर छाती में बहुत जोर से मार लगी, यहाँ पर भी 2 फ्रैक्चर हुए और मैं संभल नहीं पा रहा था। पुलिस वालों ने काफी मुझे मदद की, 50 लोग आके खड़े हो गए, उनको पता था अच्छा आदमी दिखता है ये, और किसको लगा दारू पिया हुआ है। फिर बाद में मैं संभाल नहीं पा रहा था अपने आप को, बहुत बोल भी नहीं पा रहा था मैं। लेकिन मैंने उस समय EFT किया, आई डिड EFT। भले उस समय EFT जो है मेरे को परसेंटेज 4-5% ही काम किया, बट आई डिड EFT दैट टाइम आल्सो। तो अभी ध्यान से सुनो, EFT फिजिकल पेन्स में तब काम नहीं करती है जब वहां इमोशनल कंपोनेंट नहीं होता है। मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। आई नेवर क्रिएटेड नेगेटिव। मैंने कहा कि गलती मेरी है, मुझे नींद में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए थी। फिर भी मैंने, जब भी मेरे को मेरी आंख थोड़ी खुली, मैंने देखा कि सामने दूर से एक टेम्पो खड़ा है, मुझे पता था बहुत जोर से स्ट्राइक होने वाला है। और फिर भी मैंने बाबा को याद किया, भगवान को बोला बाबा तुम ही बचा सकते हो मुझे, मैं अपनी गाड़ी आपके हाथ में छोड़ता हूँ। इतना तक मैंने बोला
कि अभी अब मेरी डोर आपके हाथ में है, और फिर जोर से धड़ाम, जैसे टेम्पो खड़ा था गियर में, तो वो न्यूट्रल में आ गया, आगे चला गया। बस स्टॉप के सामने थे, सामने बस स्टॉप कोई आदमी नहीं था। बहुत तरह से भगवान ने मुझे बचाया। अगर मैं हाईवे पे 100 की स्पीड में अगर समझो चलता रहता तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। तो नंबर 1 थिंग जो आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि शरीर का पेन जिसमें कोई भी इमोशनल कंपोनेंट नहीं है, मुझे इस बात का न तो दुख है, न चिंता है, न नाराजगी है, न गिल्ट फीलिंग है, न दुख है, ग्रीफ, तो देयर EFT विल नॉट वर्क। समझ आया आपको? उसके लिए आपको पेन किलर लेना पड़ेगा, है ना, पेन किलर लेना पड़ेगा उसके लिए आपको। अगर हड्डी टूटी है तो फ्रैक्चर के बाद में तो जो पेन होता है उसके लिए मैंने बेस्ट आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब तक पेन किलर चलता है ना, आपका एक्सीडेंट हुआ है, हड्डी टूटी है, तो ऐसे समय पर जैसे ही दवाई का इफेक्ट चला जाता है ना पेन किलर का, तो फिर से पेन शूट अप हो जाता है। तो मैंने हमेशा क्या किया है इन हालातों में, मैं उठ के मेडिटेशन करने बैठता हूँ। जैसे मेडिटेशन करने बैठा, माइंड इतना हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद मुझे फिर से नींद आ जाती है। दिस वे आई ट्रीट माई सेल्फ ड्यूरिंग द एक्सीडेंट्स। ओके, नंबर टू, कोई ऐसा सदमे की बात है, ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है मेरे साथ में जो मुझे याद नहीं है कि आखिर क्या हुआ था। ऐसा सदमे का इवेंट, सीन जो मुझे याद नहीं आ रहा है, आई बीन डिसएसोसिएटेड विद दैट इवेंट, मुझे कुछ स्मरण में नहीं आ रहा है। अगर याद नहीं आ रहा है तो आई कैनॉट रिकलेक्ट माई इमोशंस बिहाइंड दैट, आई कैनॉट टैप ऑन दैट। तो वहां पर EFT जो है काम नहीं करता है। कहां पर? ट्रॉमेटिक जो है दैट हैज बीन डिसएसोसिएटेड, जो वह भूल गए हैं। तीसरी बात, नंबर 3, लिमिटेशन क्या है EFT की? वो है, आपको पता है हम दिन भर ये कानों में लगा के बैठते हैं ना, गाने सुनते हैं और घंटों लगे रहते हैं इसमें। हम जैसे ही उसके वॉल्यूम को बढ़ाने जाते हैं ना, तो वहां पे लिख के आता है कि भाई दिस कैन बी डेंजरस फॉर यू। फिर भी हम आवाज को बढ़ा के कान में डाल के और सुनते रहते हैं, राइट? ऐसा मैं भी करता था, अभी मैंने बहुत कम यूज करना चालू कर दिया। यहाँ तो साउंड इतना रहता नहीं है। जब ऐड चलती है ना, गाना सुनते हैं, जब ऐड चलती है ना, तो आवाज वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है और हम क्या करते हैं, कई बार कान में लगा के सो जाते हैं, राइट? कान में लगा के सो जाते हैं। अभी जब ऐड आती है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे को करीबन करीबन 2 महीना पहले कान में प्रॉब्लम आया था, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था मुझे। मिसेज बोलती, बच्चा बोलता, पापा तो आपको सुनाई देता है, क्या बात है? मैं बोला, बेटा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा प्राणायाम करके ठीक करूंगा, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है सुनने को। उस दिन के बाद है ना, मैंने कान में डालना बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है। और कम से कम मैं ना क्या करता हूँ, मैं नो साउंड। आवाज आ रही है ना सभी को? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी। लीना, आप है ना अपना जो वायर है ना, लीना बहन, आप वायर डिस्कनेक्ट करके वहां से मोबाइल से फिर आप इंसर्ट करो उसको। ओके, नाउ तो है ना, अभी जो तीसरा जो लिमिटेशन है EFT का, वो टाइनेटस। बड़ी आवाज है जिनके कानों में जाती है लगातार, तो कान का जो 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 नस है, नर्व है ना, वो डैमेज हो जाती है। उसमें विस्लिंग साउंड सुनाई देते हैं, अंदर ही अंदर ऐसे विसल साउंड सुनाई देते हैं, सीटी की आवाजें, जिसको हम कहते हैं टाइनेटस। ये बीमारी का नाम है टाइनेटस। वहां पर EFT काम नहीं करती है, क्योंकि डैमेज है ना, नर्व का डैमेज है, नर्व का डैमेज है। तो इन 3 चीजों पे नहीं काम करती है, राइट? अभी हम चलेंगे आगे सीखने के लिए कि कोर इश्यूज। थैंक यू लीना फॉर इन्फॉर्मिंग अस के नॉलेज के बाद। अगर एक बात मुझे लगातार परेशान कर रही है, मेरे पति को लेकर, मेरे बच्चों को लेकर, उस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता हूं या रहती हूँ, राइट? फिर से सुनो, मेरे लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, वो बात मुझे पति की तरफ से परेशानी मिल रही है, बच्चों की तरफ से परेशानी मिल रही है, राइट? तो EFT क्या कहता है कि अगर आप लोकली उसके लिए EFT कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रही हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं कि न मेरे बच्चे न मेरा पति मुझे रिस्पेक्ट देता है। दे कीप ऑन क्राइंग ओवर मी, दे डिसरिस्पेक्ट मी,
दे बिकम क्वाइट एनॉयड एट मी, मुझे बहुत नाराज रहते हैं वगैरह वगैरह, तो EFT उस पर समझो काम नहीं करता है। मतलब ये है कि EFT का उस इश्यू के पीछे कोर इश्यू है, कोर इश्यू है। और कोर इश्यू कहाँ रहता है बताइए मुझे, मैंने बताया पहले आपको एक बार, कहाँ होता है कोर इश्यू? वो कोई बात जो मुझे परेशान कर रही है शादी के बाद, बच्चों के साथ भी, स्पाउस के साथ भी, और EFT से उसका इलाज नहीं निकल पा रहा है। व्हाट डज इट सिग्निफाई? यस प्लीज बताइए मुझे, क्या सिग्निफाई करता है वो? बचपन में Anybody? कुछ ऐसा हुआ है जो मन में बैठा हुआ है और हमें वो अब याद ही नहीं है। वेरी राइट यू आर। याद ही नहीं, ऐसी बात नहीं, याद तो रहता है, याद तो रहता है। क्या होता है, कोई भी इशू जो हमारा सॉल्व यहाँ नहीं हो रहा है, मतलब उसकी जड़ें कहाँ पर है? सेम इश्यूज, सिमिलर इश्यूज वी आर फेसिंग इन अवर चाइल्डहुड, मे बी विद अवर पेरेंट्स, मे बी द स्पाउस, मे बी विद द सिबलिंग्स, भाई बहनों के साथ में। तो समझ में आया सभी को? प्लीज बोलो, क्लियर हुआ पॉइंट ये? सर एक बार जी। और कर इसको क्लियर। हाँ देखिए, समझो मुझे बहुत नाराजगी है पति से, पत्नी से, मुझे बहुत नाराजगी अपने बच्चों से। Nobody supports me, neither my husband or wife or my children, right? My issue is not getting solved through EFT, right? तो है ना, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका इस इशू का जो कनेक्शन है वो आपके बचपन से लेकर है। बचपन में कहीं ना कहीं आपको नाराज किया गया था, आपको हर्ट किया गया था, आपको निग्लेक्ट किया गया था, आपको इग्नोर किया गया था। अगर हम चाइल्डहुड में जाते हैं और उसको लेकर टैपिंग करते हैं तो कोर इशू वो होता है, कहाँ से आया है वो? इट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो वहां पर जाके अगर हम EFT करेंगे कि व्हाट प्रॉब्लम वी हैड विद अवर पेरेंट्स, मे बी विद द जो भी हमारे रिलेशनशिप में आते हैं। क्लियर हुआ बात सभी को ये? भाई जी एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल 100% यस, प्लीज जी। गो अहेड। सर जैसे भाई जी आपने बोला ना कि अगर हमें किसी अपने फैमिली मेंबर से मतलब दुख है, एनॉयड है, या फिर हम अंदर से हर्ट है उनसे, लेकिन हम फिर भी तो EFT करना चाहते हैं, मतलब इस चीज से निकल के, क्योंकि हमें तो EFT से अपना रिजल्ट चाहिए ना। तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि अगर कोई जैसे अभी बोला कि कोई फैमिली मेंबर से या पति से या बच्चों से डिसरिस्पेक्ट मिलता है, वट जो भी, तो फिर इससे हम कैसे डील करें? समझ पा रहे हैं सर मेरा देखो मतलब क्या है क्वेश्चन? जी एक्चुअली, EFT जी। कैन बी वेरी मच एप्लीकेबल फॉर सच इश्यूज, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो रियकरण बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। मतलब ये है कि EFT आपको अपने चाइल्डहुड इश्यू पर भी करनी पड़ेगी। वैसे जो दुख मिल रहा है, जो नाराजगी है, जो अशांति है, जो भय है, जो चिंता है, या उनको लेकर जो गिल्ट फीलिंग है, इट कैन बी इजीली, अगर उसका कोर इश्यू बचपन में नहीं है तो आपका करंट में भी सॉल्व हो जाएगा, इट कैन बी इजीली सॉल्व। लेकिन अगर नो नहीं सर, हो रहा बचपन है, का नहीं है, करंट मतलब कुछ सालों से है, जैसे आफ्टर मैरिज से ये चीजें हैं, बचपन का नहीं है। बचपन में तो जैसे फिजिकली मेरे को हैंडीकैप हूँ तो वो एक अलग इशू है, उससे मैं बाहर आ चुकी हूँ, नो कोई दिक्कत नहीं है। बट ओके, अभी आफ्टर मैरिज ये चीजें हुई है ना, तो लेकिन मुझे तो एनी हाउ EFT अपना डन करना है, तो फिर उसके लिए मतलब ये वर्क करेगा? जैसे चाइल्डहुड की बात मैंने उस पर मिट्टी डाल दी, वो खत्म हो गई मेरी तरफ से, एक है मिनट ना? एक मिनट बाय हर्ट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी। मिट्टी डाल दी मतलब क्या? यू कैनॉट मतलब इग्नोर। कि एक मेरे साथ जैसे सर, जैसे मेरे साथ क्या, मेरे को पोलियो हो गया था, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, ठीक है एक एक्सीडेंट था, लाइक हो गया, हो जाता है लाइफ में सबके साथ, ऑपरेशन हुए, मैं वैसे पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, पर फिर भी कैलिपर पहन के तो चल ही रही हूँ ना, तो मैं सेटिस्फाई हूँ, नो इशू, ऐसे करके। आई एग्री विथ यू। बट आफ्टर मैरिड जो इश्यूज हो रहे हैं अभी, मैं उनसे डिस्टर्ब हूँ, तो उसके लिए फिर कैसे करेगा ये? आई एग्री विथ यू, फुली एग्री विथ यू। देखो, जब आपको कैलिपर्स लगाने पड़े, यू बिकेम हैंडीकैप, व्हाट पोलियो, व्हाट इट माइट बी, राइट? अब उस समय जिस इमोशन से आप गुजरी, उन इमोशंस ने आपके बॉडी में एनर्जी को ब्लॉक किया है ओके। जाके,
उन इमोशंस को जाकर अगर आप टैप आउट नहीं करोगे ना, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके इस प्रॉब्लम में, बिकॉज दे आर वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज ब्लॉक द एनर्जी ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर एथरिक बॉडी, द बॉडी ऑफ एनर्जी। समझ आया आपको? मैंने उसको लेट गो जी कर दिया है, जी मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन यहाँ पर जो हम टेक्निक सीख रहे हैं ना, जी डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। मतलब मेरे पास जो भी इवेंट्स हैं, जहां भी मैंने उन इवेंट्स में, जब आपको कोई भी सहारा न देखते हुए you just resorted to putting the calipers with you, remaining throughout the life handicapped, तो उस समय आपके अंदर दुख तो हुआ होगा, आपके अपने फ्यूचर को लेकर चिंता तो आई होगी, आपको उस बात को लेकर गिल्ट फील हुआ होगा, हो सकता है एनी इशू, एनी इमोशन, इफ यू आर क्रिएटेड इन दैट टाइम, इन दैट ड्यूरिंग दैट इवेंट ना, so that has to be cleared out through EFT, otherwise you cannot be perfectly all right. समझे जी आपने? सर वो Because that is जी contributing to your issue in this moment, because that is also, उसने भी आपके बॉडी के एनर्जी को रोक कर रखा है, तो वो भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना। क्यों हम बोलते जी हैं डिफरेंट क्योंकि इश्यूज? भाई जी उस टाइम पे जी मतलब वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे उस टाइम वो ब्लॉकेज रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब वो उस चीज से जब मैं सफर कर रही थी तो मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, मतलब एक इस हद तक वो चीज थी, लेकिन फिर आफ्टर उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ, तो हाँ वो तो आप ठीक कह रहे हो कि थोड़ा बहुत ब्लॉकेज तो रह ही जाता है थोड़ा definitely। बहुत नहीं, सी व्हेन यू अटेम्प्टेड फॉर सुसाइडल टेंडेंसी आपकी बन गई, यू कैन अंडरस्टैंड जी योर इमोशंस वेंट टू द टॉप, करके देखो, इट विल सर्टेनली हेल्प यू आउट। सर एक बार क्योंकि फिर वो से भी, बोलना भाई जी, वो आपकी आवाज कट गई थी देखो बीच मैं बीच। क्या बता रहा हूँ आपको, हम्म। जब आपने अभी बताया कि मैंने उस समय आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। आत्महत्या व्यक्ति कब करता है? जब टोटली हेल्पलेस होपलेस हो जाता है, बहुत ज्यादा उस बात को लेकर नो दुखी हो ऑप्शन जाता है, इन लाइफ। नाराज हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है, या जी तो जब आपने वो सारे इमोशंस क्रिएट किए ना, तो इट हैज कंट्रीब्यूटेड द ब्लॉक्स इन द बॉडी ऑफ एनर्जी। आपके बॉडी में जो मेरिडियन, जहाँ एनर्जी फ्लो होती है ना, वो मेरिडियन पे एनर्जी ब्लॉक तो हुई है ना, अगर आप उसको ब्लॉक को नहीं खोलोगे, तो आपके बॉडी से जो करंट पीड़ा है ना, टोटली तो वैनिश हो नहीं सकती है, unless you clear all the issues of the life, all the aspects of every single issue, you cannot get the 100% results in EFT. Every single issue, an aspect of every single issue has to be taken, क्योंकि जितना आप करते जाते हैं ना, तो EFT क्या करता है, पॉप अप करके ऊपर वो इश्यू सरफेस पे लेकर आता है कि भाई मुझे भी क्लियर करो, मुझे भी क्लियर करो, मुझे भी क्लियर करो। आपने क्या बताया मुझे कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, दैट्स नॉट द जी वे ऑफ EFT। EFT वांट्स यू टू, हर एक को खुरद के उसको निकालो बाहर, क्योंकि उसने एनर्जी ब्लॉक की हुई है। और गैरी क्रेग क्या कहते हैं, डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या है EFT का, कि आपके किसी भी नेगेटिव इमोशन ने आपके एथरिक बॉडी में क्या करता है, नेगेटिव थॉट एनर्जी को इम्बैलेंस करता है, और नेगेटिव इमोशन एनर्जी को ब्लॉक करता है। अनलेस वी क्लियर बाय EFT, गोइंग टू द सेम इवेंट्स, रिमेम्बरिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स, वी क्लियर इट आउट, तब तक आपके शरीर में या आपके प्रॉब्लम्स टोटली, जिसको हम कहते हैं पीस प्रोसीजर टेक्निक, जिसमें पूरी तरह आदमी शांत है, बराबर वो नहीं हो सकता है उसमें। यू टेक आउट, मैंने क्या बताया आपको, आपने जिंदगी के सारे इश्यूज को लिखो, मे बी 50, 100, 200, सारे इश्यूज को लिखो, एक छोटी बात को भी लिखो, छोटी छोटी सी बात को भी लिखो, और फिर हर दिन 2 या 3 इशू लेकर टैपिंग करना चालू करोगे ना, तो दिस विल टेक यू द अल्टीमेट व्हाट वी कैन कॉल विद द, जिसको हम कहते हैं ना पीस प्रोसीजर टेक्निक, मतलब दैट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स द पीस ऑफ द लाइफ। आज आप पीसफुल नहीं है, आपको भले ही लग रहा है कि करंट इशू इज इंटरफियरिंग इन माय पीसफुलनेस, ज- लेकिन जी उसमें कंट्रीब्यूशन पास का भी है। क्लियर हुआ? क्लियर? बिल्कुल सी जी नाउ थैंक यू। नेक्स्ट इज, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी, टेक टाइम फ्रॉम मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। जी मैंने एक बार कॉल किया था बट आपने उठाया नहीं था शायद, जैसे पे फिर मैं काट या दिया बोले था। आज मेरे को भेजो मैसेज में, तो मैं आपको टाइम देके आई सिट ओके विथ यू, ठीक है? जी अच्छा, अभी थैंक यू भाई सेकंड थिंग जी। जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपको, अगर समझो कोई बात याद नहीं आ रही है, अभी जैसे आप बहन जी ध्यान से सुनना,
अगर समझो कोई बात याद मैं नहीं करना चाहती हूँ, कोई मुझे बात याद नहीं आ रही है, आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है, इट इज परसिस्टिंग, मतलब वो कंटिन्यूटी है उसकी, राइट? तो हम कैसे उसमें जाते हैं डिटेक्शन के लिए? अभी समझो आपने टैपिंग किया, आपने करंट इश्यू के लिए टैपिंग किया, तो टैपिंग करते समय आपके बॉडी में कहीं पर भी, मैं हम 3 चीजें पूछते हैं ईएफटी का राउंड लेने के बाद, कौन-कौन सी चीजें बताओ मुझे? व्हाट वी आस्क टू द क्लाइंट्स? यस, कोई कोई इवेंट याद आ रहा है और करेक्ट। कहीं भारीपन लग रहा है शरीर में, हाँ, हेवी फील बॉडीली हो रहा में है, कहीं पर हाँ, भी चेंज है कुछ, वो कोई तीसरा। चेंज है, हाँ, और तीसरा सर तीसरा याद नहीं आ रहा। किस इससे नंबर पहली तक पहली आप मतलब क्या बोल रहे हैं तीसरा? सर कि कौन किस नंबर तक आप फील कर रहे हो कि कुछ आपको फील लग रहा है कि कुछ लाइट हुआ है या बड़ा है? नहीं, वो तो इंटेंसिटी चेक करते हैं ना, वो तो जी प्रोसीजर से जी मालूम पड़ता है कि वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन या क्या है, कैसे है। वो जी तो सर। इंटेंसिटी चेक करते हैं बिफोर एंड आफ्टर ईएफटी राउंड्स, वो तो शुड लेवल। आपकी बॉडी पार्ट में सेंसेशन बॉडी शिफ्ट करती है ना यस, बॉडी व्हाट ऑर्गन। आर द चेंजेस इन द बॉडी? नंबर 1, नंबर 2 व्हाट इमोशंस यू आर गेटिंग। समझो आप टैपिंग कर रहे हैं डर के लिए और आपको चिंता का इमोशन सामने आ रहा है, मतलब डर के साथ में चिंता का भी एक इमोशन है जो आपको क्लियर करना होगा। व्हाट इमोशंस यू आर गेटिंग? यू आर टैपिंग फॉर फियर, यू आर गेटिंग द इमोशन ऑफ वरी, दैट मीन्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ दैट इश्यू हैज कम अप। तो पहली बात क्या है? नंबर 1, एनी चेंज इन योर बॉडी। नंबर 2, एनी इमोशन कमिंग अप। नंबर तीसरा, आपको क्या याद आ रहा है? समझ आया सभी को? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना सब वो तीनों बातें? जी भाई जी। राइट, तो अभी है ना, तो समझो आप ईएफटी कर रहे हैं और आपके ईएफटी करने के साथ ही आपके पेट में थोड़ा सा गड़बड़ महसूस हो रही है, या फीलिंग वेरी अनईजी इन योर टमी एरिया, राइट? तो ईएफटी क्या कहता है कि आपको जो अभी इस वक्त आपको पेट में या कमर में या गर्दन में या हाथ में या बाहों में या कहीं पर मस्कुलर पेन है, तो ऐसा पहली बार कब हुआ था? व्हेन डिड यू एक्सपीरियंस दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? बॉडी अगर आपको करंट इशू में कहीं पर जो है डिस एबिलिटी दिखा रही है, तो ईएफटी क्या कहता है? रिमेंबर कि पहली बार कब हुआ था ये, और जैसे वो फिजिकल सिम्टम को लेकर आप उसको डिटेक्ट करने जाओगे ना, कब हुआ था पहली बार, तो फिर वहां पे जाओगे तो वो इवेंट आपको याद आ जाएगा। समझ आई बात? आपको याद आपको was similar experience when you had, ऐसा ही खतरनाक अनुभव आपको इसके पहले कब हुआ था? आप याद करो, मैंने बताया, एक एग्जाम्पल बताया था आपको। एक आदमी को गर्दन का दर्द था, 22 साल से गर्दन का दर्द होता था नहीं था, तो उसको पूछा गया आपको दर्द को लेकर किसके ऊपर नाराजगी है? पत्नी के ऊपर, टैपिंग किया। पुलिस के ऊपर टैपिंग किया, जज के ऊपर टैपिंग किया। उसके बाद में जो है उसको पूछा गया कि आपको जब एक्सीडेंट हुआ था तो आपको इन पांचों सेंसेस में, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा में सबसे ज्यादा जो डिस्टर्बिंग उस इवेंट में था, वो बोला सामने वाले से हेडलाइट्स आ रही थी, मेरी आंखों में चुंदी आ गई थी आंखें, उसको लेकर टैपिंग किया। लेवल आउट ऑफ 10 2 तक आके पहुंची, मतलब 0 नहीं हुआ है पेन, 2 तक लेवल है आउट ऑफ 10। यस, कौन कैटेगराइज करके बताएगा मुझे? 0, 2, 4, 6, 8, 10, बताइए मुझे। 0 पे मतलब कुछ नहीं है, 2 मतलब क्या है? 2 मतलब कम है, काफी कम है, काफी और कम है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा मतलब आपका लेवल इंटेंसिटी बढ़ रहा है उसका, पेन का। 2 मतलब नहीं के बराबर। 4 मतलब देखो, पहला 2 मतलब माइल्ड, माइल्ड मतलब चलता है, आई कैन गेट अलोंग विद इट।
2 मतलब माइल्ड, 4 मतलब मॉडरेट, 4 मतलब मॉडरेट, मॉडरेट मतलब कंसिडरेबल पेन है। मॉडरेट, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने जब एक्सरे निकाला है ना, तो मेरे को रिपोर्ट आया मॉडरेट, तो डॉक्टर ने उसमें मुझे कहा कि 8 साल पहले कि अपना घुटना चेंज कर डालो, आपको आर्थराइटिस हो गया है, सांधा घिस गया है, यू हैव टू गो फॉर द ऑपरेशन। द रिपोर्ट वाज शोइंग मॉडरेट, माइल्ड इज 2, मॉडरेट इज 4, सीवियर इज 6, वेरी सीवियर इज 8 एंड वर्स्ट पॉसिबल इज 10। कौन रिपीट करेगा इसको, बताओ मुझे, विल रिपीट इट? यस प्लीज, एनीबॉडी? Sir, 2 means mild, करेक्ट? 4 means mild, migrate, मैंने moderate, 4 इज मॉडरेट, करेक्ट? moderate. 6th is severe, करेक्ट, 8th is very severe, वेरी राइट, 10th is क्या था? वर्स्ट पॉसिबल, अनबेरेबल, Worst- बेइंतहा पीड़ा है, जी, दैट इज 10 आउट ऑफ 10। जहां पर हम ईएफटी करते हैं तो क्या होता है, हम बोल ही नहीं पाते हैं, बोल ही नहीं पाते, वी कांट से, स्टार्ट क्राइंग, है ना। 10 मतलब वी आर गॉन टू द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ ईएफटी, उसमें हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ टैपिंग करना पड़ता है विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिकॉज ऑलरेडी उसका जो इमोशन है वो क्रिएट हो चुका है। हम क्यों बोलते हैं सारे फ्रेजेस, ताकि वो इमोशन क्रिएट हो सके, और जब दुख का इमोशन क्रिएट हो चुका है बहुत ज्यादा नाराजगी का, तो फिर हम सिर्फ टैपिंग कराते हैं। ओके, नाउ इसके बाद में ईएफटी समझो काम नहीं कर रही है, तो अपने आप से पूछो कौन सा जिंदगी का ऐसा चैप्टर है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसे इशू है, कौन सा ऐसा इवेंट है, अगर मैं अपनी बायोग्राफी लिखने बैठूं तो कौन सा चैप्टर है जो मैं डिलीट करना चाहूंगी वहां से। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जिंदगी में कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है जो नासूर बनकर मेरी जिंदगी के साथ चल रहा है। तो ईएफटी क्या कहता है कि अगर आप अपनी बायोग्राफी लिखो तो कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आप डिलीट के, मेरे जिंदगी में ये मेरे साथ नहीं होता तो अच्छा होता, आई वॉन्ट टू टोटली डिलीट दिस फॉर एवर। तो उस पर लेकर टैपिंग करोगे तो ईएफटी विल वर्क। आया समझ में, एक बात को क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी सर Yes. जी, हाँ जी। राइट। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, आपके पिता ने बचपन में आपकी बहुत जबरदस्त पिटाई की है, बहुत बार पिटाई की है, बहुत बार मार खाई है आपने, राइट। लेकिन हम ईएफटी में बार बार क्या बोलते हैं, क्या रिपीट करते हैं बार बार ईएफटी में, आपके साथ बहुत बार हुआ वो, लेकिन 3 बातें जो मैं 3 बार रिपीट करता हूँ, स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट। मतलब वो सबसे ऐसी कौन सी बात है जहां पर आपको इतना ज्यादा सदमा, इतना ज्यादा आपको उस बात को लेकर, मतलब आपको झंझोर कर रख दिया उस बात में। यू गॉट रूमेटिज्म आफ्टर दैट, यू गॉट फाइब्रोमियल्जिया आफ्टर दैट। इवेंट तो बहुत सारे आए, माय मदर नेग्लेक्टेड मी, मैंने ये प्रिज्यूम कर लिया कि नोबडी लव्स मी, आई एम द नेग्लेक्टेड चाइल्ड, आई एम द डोर मैट। आपने हम लिमिटिंग बिलीफ बनाते हैं ना, कोर इश्यू लिमिटिंग बिलीफ बनाते हैं, तो उसमें भी समझो वो इवेंट आपको याद नहीं आ रहा है। सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था ना आपको, कि एक लड़की को लगता था माय मदर नेवर लव्ड मी, आई एम द नेग्लेक्टेड चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, नोबडी लव्स मी, ये उसका लिमिटिंग बिलीफ है ये। तो उसको कहा कि कैसे आपको पता चलता कि माँ ने आपको प्यार नहीं किया या आपके लोग प्यार नहीं करते हैं। तो एक बार उसने बताया ना कि भाई मेरी माँ अपने सहेली की बच्ची को घर में लेकर आई थी, उसकी सहेली के साथ में, मुझसे कहा कि तुम इनके साथ खेलो, और मैंने जाके दरवाजा बंद कर दिया। फर के खिलौने से प्यार करती थी वो। उसकी माँ को उसने क्या कहा कि मैं इसको नहीं खिलाऊंगी, उसने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और फिर जब वो गए वहां से तो उसकी माँ ने दरवाजा खुला के उसको बहुत जोर से पीटा और कहा कि तू कहती है ना मेरे दोस्त के फर के खिलौने हैं मेरे, उसकी आंखों के सामने उसके फर के सारे खिलौनों को अंगार लगा दी उसकी माँ ने। दैट वाज द इवेंट वेयर शी गॉट फाइब्रोमियल्जिया। कभी था वो 5 साल की उम्र में। अभी कितनी उम्र है? 55 साल। 50 साल से फाइब्रोमियल्जिया चल रहा है। कोर इश्यू लिमिटिंग बिलीफ क्या है? नोबडी लव्स मी, आई एम द नेग्लेक्टेड चाइल्ड इन द फैमिली, आई एम नॉट गुड इनफ, नोबडी लव्स मी। तो ये लिमिटिंग बिलीफ उसने बना के रखा दिमाग के अंदर, और उसको इवेंट में, स्पेसिफिक इवेंट में गई वो, जैसे ही वहां के लेकर उसको हम फिर माइंड मूवी टेक्निक में या टेल द स्टोरी टेक्निक
में जाके ले जाते हैं और वहां से उसको तोड़ा देते हैं। तो पूरा 50 साल पुराना रोमेटिज्म का भी एक केस ठीक हुआ है। मैंने बताया था आपको, 2 साल की बच्ची अभी 37 साल की है। उसको पूछा कि आपको कब से रोमेटिज्म, मतलब पता है ना आपको, हाथों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, किसी भी एज में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के बढ़ने के साथ होता है, लेकिन रोमेटिज्म 10 साल के 2 साल के बच्चे को हो सकता है, जिसमें सारे जो भी जॉइंट्स हैं बॉडी में, उसकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, पेनफुल होती है, और कई बार क्या है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे उंगलियां काम नहीं करती हैं बिल्कुल भी। तो उसको पूछा गया कि आपको क्या चल रहा था? वो तो मैं डरती थी, मेरे माँ बाप है ना बहुत झगड़ा करते थे आपस में। तो उसका क्या ऐसी कोई खास बात बताओ, जब डर तो आप बहुत बार गई, रात को झगड़े करते थे। तो उसने बताया कि एक बार आधी रात को मेरे माँ बाप के कमरे से रोने की आवाज आई, तो मैं बहुत जोर से रोने लगी अपने कमरे में। मेरे पिता ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, जोर से बाहर आके चिल्लाने लगे और किचन में जाके चाकू लेकर आए बाहर, कहा कि मैं तुझे आज जीते जी मार डालूंगा। दैट वाज द इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट। उसको लेकर टैपिंग कराया तो उसका रोमेटिज्म जो इनक्यूरेबल है फॉर द डिजीज फिजिकल बॉडी में, निकल गई बाहर वो कोर इश्यूज, या इसको कहते हैं स्पेसिफिक इवेंट में। स्पेसिफिक इवेंट हमेशा याद रखो, स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट। बहुत बार मार खाई, बहुत बार नाराजगी हुई मैं, या बहुत बार गिल्ट फील किया, तो उसमें से ऐसी कौन सी बात थी विशेष जिसको लेकर आप टैपिंग करोगे तो इट कैन, उसमें 5 सवाल पूछते हैं हम, क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे, और कौन से इमोशंस आपने क्रिएट किए थे। हम सवाल पूछते जाते हैं, टैपिंग कराते जाते हैं पेशेंट को, रोगी को या क्लाइंट को, और फिर वहां से वो निकल जाता है बाहर। राइट, समझ आया सभी को? तो अभी जो बात लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, जो बात मुझे याद नहीं आ रही है उसको है ना फिक्शनल इवेंट, मतलब काल्पनिक। अब उस घटना में जाओ, क्या हुआ था, कल्पना करो। कल्पना करो कि बचपन से मुझे फिजिकली अब्यूज किया गया है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा था कि कौन सी घटना से मेरे अंदर ये बीमारी आई है। तो फिक्शनल इवेंट मतलब इमेजिन करो कि जो व्यक्ति आपको, आपके ऊपर गलत नजर रखता था, बहुत बार रखी, तो ना उसको फिक्शनल बनाओ। एक बार मैं घर में अकेली थी, मेरा चाचा वॉट एवर ही इज कमरे में घुसा, मैं बहुत डरी हुई थी। लगने लगा, उसको है ना आप है ना कल्पना में ले आओ, और कल्पना में लाके ऐसा आप करो जैसे कि वो चीज इमेजिनरी नहीं है, वो चीज रियल है। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो ईएफटी कहता है कि आपका जो इमेजिनेशन है ना, वो आपको रियलिटी की तरफ ले जाएगा, वो बात को आप तुरंत ही याद करने लगोगे। कि आया समझ में सभी को फिक्शनल इवेंट क्या होता है? इमेजिनेशन करना है ना, विच लीड्स यू टू द एक्चुअल इवेंट, जो आपको एक्चुअल इवेंट पे ले जाता है। समझ आई बात सभी को ये? इज इट क्लियर टू यू? जी सर। फिक्शनल इवेंट मतलब उसकी कल्पना करो कि मेरे साथ वही व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, वो हमेशा जो करता है मेरे साथ किया, लेकिन उस दिन उसने मेरे से इतनी ज्यादतियां की है ना कि मैंने ऐसा सोचा कि इसको अभी कभी चाकू से मार डालूं, मैं गोली चला दूं इसके ऊपर। ऐसा इमेजिन करके, कल्पना करके करो। तो ये ईएफटी क्या कहता है, व्हेन यू मेक द फिक्शनल मोमेंट, फिक्शनल सीन, इमेजिनरी सीन, तो दैट विल लीड यू टू द एक्चुअल सीन। उससे आपका एक्चुअल सीन उभर कर आता है। तो इसके ऊपर अगर आप ईएफटी करोगे तो आपके जो जो भी मतलब इश्यूज हैं उसको लेकर, बीमारी है कोई भी, वो भी वहां से दूर हो सकती है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी यस सर। प्लीज। हाँ जी। अभी तो कल तो मैं नहीं हूँ अवेलेबल, तो सर जी, परसों फिर हम मिलेंगे, क्योंकि इस हफ्ते में तीनों दिन हम मिलेंगे। कल परसों मिलेंगे, उसके बाद फिर बाबा की पधरामणी 2 तारीख को है, मतलब कल 31 है ना, तो परसों 1 तारीख है। 1 तारीख को बाबा नहीं आ रहे, 2 तारीख को बाबा की पधरामणी है, बराबर ना? 2 तारीख बाबा आ रहे हैं ना इस बार? यस प्लीज कंफर्म। मालूम नहीं क्या सर किसी को भी? सर जी, यस सर प्लीज, पहले जी, क्लियर करो, 2 तारीख को बाबा आ रहे हैं ना? क्योंकि महाराष्ट्र का टर्न है। यस, वी आर मीटिंग आफ्टर डे आफ्टर टुमारो। यस विजय लक्ष्मी बोलिए। हाँ सर जी, मुझे ना एक्सीडेंट में जो चोटें लगी थी वो क्योर नहीं हो पाई, वहीं की वहीं रह गई और अब मुझे तकलीफ देती हैं।
तो वो क्या EFT से निकल जाएगा पेन उसका? 100% गो टू दैट इवेंट। ये 2 तारीख को राधिका बहन सही बोल रहे हैं, 2 तारीख को बाबा आ रहे हैं, तो अब कल जो है ना 31 है, तो 1 तारीख को हम मिल सकते हैं, फिर 2 को ऑफ रहता है हमारा, तो फिर हम वापस 3 को मिलेंगे। मतलब इस हफ्ते में तीनों ही दिन सेशन में कराऊंगा, सारे EFT को लेकर ही कराऊंगा मैं। जैसे आज मैंने क्लियर किया है ना EFT के बारे में, तो EFT से कैसे जाते हैं ना डीप रूट तक, उसको मैं बारे में पहले क्लियर करूंगा, ताकि थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा EFT का नॉलेज ना। आप जा सकते हैं विजयलक्ष्मी, यू गो टू दोस इवेंट, नहीं तो फिक्शनल इवेंट में जाओ to get the original event. It will really work for you. It does the wonderful working. मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे बहुत चोटें आई थी, वो अब हाँ, दर्द हाँ। करते हैं सारे चोटें। हाँ, तो उस समय आपको जो नाराजगी हुई है, किससे नाराजगी हुई? ड्राइवर से जो चला रहा था गाड़ी, या ट्रीटमेंट बराबर नहीं कराया गया, कौन से लोगों ने आपको सहयोग नहीं दिया है? So many things are there. इस प्रणदली बोले होप लीजिए, ओके आई विल टेक होप ऑन ऑल्सो, ठीक है ना?